महाराज का शुक्राना। और मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरे को सभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आंटी आप ओल्ड संगत हो या न्यू संगत हो, तो मैं कंफ्यूज होती हूँ। मैं कहती हूँ ओल्ड और न्यू संगत में क्या फर्क है। आज से 1990 से मैं गुरु जी, मेरे को लगता है मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे को आर्थराइटिस शुरू हुआ तो मेरे को ये मालूम नहीं था कि मेरे को आर्थराइटिस है। ये गुरु महाराज ने मेरे को दर्शन देके कहा कि तू अपने बारे तो कुछ दसती नहीं है किसी ने। तो मैंने संगत जी कभी भी अपनी बीमारी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था कि मेरे को क्या था और मैं कैसे कैसे गुरु महाराज से जुड़ी। तो अब मैं पिछले सत्संग में भी कहा था, इस सत्संग में मैं आपको अपनी बारे में सब क्लियर करती हूँ। मैं गुरु महाराज से आज से 1990 के से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। हालांकि वो चोले में थे, लेकिन मेरे को शायद मेरा वो टाइम नहीं था, मैं नहीं जुड़ सकी। मेरे को गुरु महाराज के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी भगवान को नहीं मानती हूँ। मैं नास्तिक हूँ एक तरह की, मैं सभी को माथा टेकती हूँ, पर मेरे को गुरुओं के लिए तो मेरे बिल्कुल नहीं है। तो जब 1990 में मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उस वक्त मैं अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हुई। तो मैंने सोचा कि उस टाइम में काफ़ी बिजी रहती थी, बिजनेस बहुत था, बच्चे यूनिवर्सिटी जाने थे। मैंने अपनी बीमारी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फिर जब दर्द बहुत होने लग गई तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने मेरे को सीट पहले ही हॉस्पिटल भेज दिया। कहते आई थिंक तुम ना हॉस्पिटल जाओ और इसकी चेकअप कराओ, क्योंकि ये ब्लड टेस्ट से पता लगेगा कि घुटनों में दर्द क्यों है। तो संगत जी उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल भी वो दिया जो कि रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जो सिर्फ बोन्स के डील करते हैं और किसी से नहीं। जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मेरी अपॉइंटमेंट की लेटर दी, अपॉइंटमेंट आई और मैं गई। तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट लिया। ब्लड टेस्ट के बाद उन्होंने फिर अपॉइंटमेंट दी कि तुम फिर आना। तो जब मेरी अपॉइंटमेंट आई तो मैं गई। तो उन्होंने बोला तुमको ना रोमेटिज्म आर्थराइटिस है। ये आर्थराइटिस ऐसा है जो कि जॉइंट्स के हर हिस्से में ये अटैक करता है एंड इज वेरी डेंजरस, इज वेरी पेनफुल। तो मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन सी बीमारी मेरे को लगी। आई एम ओनली एज ऑफ 40। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्या कर सकती हूँ, जब बीमारी है तो लग गई। तो संगत जी उन्होंने मेरे को दवाई दी। वो दवाई मेरे को साइड इफेक्ट करने लग गई। उसके साथ मेरे कानों को सुनना बंद, मतलब डबल मेरे को विजन आने लग गए। तो मैंने कहा मैं तो ये दवाई नहीं खाऊंगी। आई स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। मैंने कहा मैं तो ये दवाइयाँ नहीं खाने वाली। तो मैंने वो दवाइयाँ इकट्ठी करके केमिस्ट को वापस कर दी। जब मेरी सेकेंड अपॉइंटमेंट आई तो हमने अमेरिका हॉलीडेज जाना था। तो मेरे को डॉक्टर कहते हैं कि यू बेटर ऑर्डर द व्हील चेयर, क्योंकि तुमको ना तुम व्हील चेयर पर आ जाओगे और तुमको चला भी नहीं जाएगा। ये अनदर अटैक मेरे पर, व्हील चेयर, और मैं अभी से। तो संगत जी मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि ये व्हील चेयर और ये किस बीमारियों का हो गया मेरे को। तो मैंने कहा कि नहीं, आई स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। मैंने दवाई भी नहीं खानी और मैंने व्हील चेयर पर भी नहीं जाना। जब भी मैं अभी गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, पता नहीं गुरुजी की क्या कृपा थी मेरे पर, क्या परीक्षा ले रहे थे, वो मेरा इंटरनल देख रहे थे। तो जब मैंने कहा हम अमेरिका घूम के आए, मैंने व्हील चेयर का नहीं ऑर्डर किया। मैंने दवाइयाँ वो शुरू कर दी, एक्यूपंक्चर कराना शुरू कर दिया, मैंने वॉकिंग शुरू कर दी, मैंने स्विमिंग शुरू कर दी। मैंने जो जो चीज़ें थी ना बहुत की। उन दिनों में फिर इंडिया आई, क्योंकि मैं 1 साल में 2 चक्कर लगाती हूँ इंडिया में। जब मैं इंडिया गई तो इस वक्त मैंने 4 धाम में घूमी। मैं महाकालेश्वर भी गई, सोमनाथ भी गई। मैंने 4 धाम मैंने घूमे, और कैसे घूमे ये मेरे को नहीं मालूम, पर मैंने कहा मैंने व्हील चेयर पर नहीं जाना। उन्हीं दिनों में मैं गुरु महाराज के, मेरे को पता लगा कि यहाँ गुरु जी भी हैं ना। आंटी जो गुड़गांव में रहती हैं वो मेरे को लेके गई। तो संगत जी मेरी इतनी वो दर्द होती थी घुटनों में कि मेरे को बेड से उतरना भी मुश्किल हो जाता था। इतना पेन था कि मैं अपना पेन किसी को बता नहीं सकती थी। क्यों कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी। अगर मैं अपनी बीमारी बताने लग जाती तो घर सारा ठप हो जाता। लेकिन मैं थिंक पॉजिटिव, मैं यही कहती हूँ कि अगर तुमको कोई रोग लगता है तो उनको थिंक पॉजिटिव करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मेरी लाइफ में हुआ। तो जब मैं सारे धाम घूम के आई, मेरा थिंकिंग और पॉजिटिव होती गई कि मैंने ठीक होना है, पर दर्द इतनी थी तो मेरे हाथ पैर भी टेढ़े होने शुरू हो गए। जब फिर मेरे को गुरु महाराज के साथ मैं पहली बारी में गई बड़े मंदिर, तो मैंने जब वहाँ पहली बारी एंट्री किया तो मैंने कहा ये तो
क्योंकि मैं गुरुओं को किसी को नहीं मानती हूँ, हर कोई उठ के गुरु बन जाता है, तो गुरु को मानना बड़ा मुश्किल है। पर ये जगह जब मैं पहली बार एंटर किया बड़े मंदिर में, तो मेरे को फीलिंग डिफरेंट डिफरेंट आने लग गई गुरु जी की। मेरे को जैसे गुरु जी मेरे को महसूस कराने लग गए कि देयर समथिंग देयर। तो फिर आंटी ने कहा, मैंने कहा ये कौन से गुरु है? उन्होंने मेरे को बुक पढ़ने को कहा। मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे मैं बुक पढ़ती थी मेरी दर्दें कम होती रहती थी। मैंने लंगर प्रसाद तो काफ़ी टाइम के बाद खाया जब मैं दोबारा इंडिया गई। तो मैंने पहली बार ही मेरे को उन्होंने एक लड्डू दिया और एक समोसा दिया, जो कि मेरे, अगर तुम सब जानते हो तो बड़ा मंदिर जो लंगर हॉल है ये बहुत बाद में बना है। ये जब हम बाहर छोटी किचन थी वहीं पर चाय प्रसाद मिलता था। मैं उस टाइम से गुरु महाराज के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो जैसे जैसे मैं लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद के, मेरी दर्दें एकदम गायब होने लग गई। मैं अपने आप को ठीक महसूस कर ली। जो मैं 40 साल को 70 साल की समझती थी, अब मैं 70 साल की 40 साल का समझती हूँ। मेरी लाइफ में इतनी चेंजिंग आए कि मैंने अपनी बीमारी को, जैसे मैं किसी को बताती नहीं थी, इवन मेरे अंकल को भी नहीं मालूम था कि मैं इतनी पेन में हूँ। मैं हमेशा शो करती मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने बहुत दुख सहा। लेकिन उसके बाद जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी, मेरी सारी लाइफ में चेंजिंग हो गई, ये दर्दें कम हो गई। सो गुरु महाराज कहते दवाई तो तुम खाओ, बाकी मैं आप करूँगा। जल प्रसाद पिया, जो था मैंने सब किया, और हमेशा थिंकिंग पॉजिटिव की। मेरा ये सत्संग सुनाने का यही है कि तुमको कोई भी बीमारी है, कोई भी है, तुम अपने आप को जरूर थिंक पॉजिटिव करो। जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो तो हमारी दवाई है। बाकी दवाई तो हमारी काम करेगी, लेकिन पॉजिटिव है वो आपको आगे बढ़ाता है, वो पीछे नहीं लेके जाता। जितनी बारी तुम हाय हाय करोगे उतनी बारी तुम्हारी दर्दें और जाता होंगे। अब जय गुरु जी कहोगे, शुक्राना करोगे हर वक्त, वो हमारी दवाइयाँ, वो हमारी दवाई है। ये दवाई हमको गुरु महाराज ने दी है। हम जब से गुरु महाराज के साथ जुड़े हैं हमको बहुत पॉजिटिव आई है। ये मेरा सभी संगत को है कि बीमारी से मत हारो, बीमारी से निकलो और थिंक पॉजिटिव करो। सो संगत जी, ऐसे मेरे गुरु महाराज से मेरी जर्नी शुरू हुई। अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ कि मेरे साथ गुरु जी ने कितने कितने मिरेकल्स किए। वैसे तो वो सभी के साथ मिरेकल करते हैं, पर वो हर बंदे का भाव देखते हैं। अगर तुम्हारे भाव सच्चे हैं, तुम्हारी लगन सच्ची है, तो गुरु महाराज आपके पास 101% है। जब मैं गुरु महाराज के साथ जुड़ी, बहुत जुड़ी, मेरे को गुरु महाराज ने बड़े मंदिर में जो मैं गुरु महाराज की छोटी सी मेरे पास स्वरूप था, मैं उनसे बातें करती थी। गुरु महाराज, अगर मैं जब इंडिया वापस आऊंगी, मैंने डुगरी जाना है, मैंने बड़े मंदिर में सेवा करनी है। सो मैं उनसे हर वक्त बातें करती रहती थी। लेकिन जब मैं वापस इंडिया गई, गुरु महाराज ने मेरे से सेवा भी कराई। मैं बड़े मंदिर की सेवादार भी हूँ। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ, मैं छोटी किचन में रोटी प्रसाद की सेवा करती हूँ। और मैं ऐसे ही मेरी सेवा शुरू हुई गुरु महाराज के साथ। अब मैं वापिस जब लंदन आई तो मैं अपने घर सत्संग करवाना चाहती थी। तो मेरे को लंदन संगत का बिल्कुल पता नहीं था कि मैं यहाँ, मेरे को 1963 से हम लंदन में रह रहे हैं, 60 ईयर पर मेरे को ये मालूम नहीं था भी यहाँ भी कोई संगत है। तो मेरा ख्याल है मेरा वो टाइम नहीं था। फिर मेरे को लंदन संगत यहाँ मिली, और मिली भी कहाँ, तो मेरे घर के चारों तरफ ही रोज ही सत्संग है। सो मैं इतनी गुरुजी से इतनी खुश हूँ कि गुरुजी, मेरे तो घर के सभी नज़दीक में ही सब सत्संग होते हैं। तो मैंने आज से 3 साल 4 साल पहले मैंने सत्संग अपने घर में करवाना था, फर्स्ट टाइम यहाँ पर। जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग कर, मेरे को गुरु महाराज ने, मैं नीतू आंटी के घर गई हुई थी सत्संग में, तो वहाँ एक दिन पहले मेरे उनको दर्शन दिए कि मैं किसी शादी में गई हुई हूँ। शादी में मैं गई हूँ और गुरु महाराज ना अपने इसी आसन पर बैठे, तो मैं वो हंस रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ आप हंसी जा रहे हो, किसकी शादी में आए हुए हैं? पर उन्होंने मेरे को कोई आंसर नहीं दिया और वो स्माइल करी जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे हाथ में ना थोड़ी सी किलीचड़ियाँ पकड़ा दी, जो कि लड़कों की शादी में हम देते हैं सालियों को। तो मैं उन किलीचड़ियों की तरफ देखती हूँ, मैंने कहा एक ही तुझे मैंने दे देता। चलो, मैंने कहा जय गुरु जी। ऐसे मेरा वो सपना पूरा हो गया। उन दिनों मेरा बेटा शादी कराने, तभी मेरे को पता लगा कि वो शादी कराने के मूड में है। तो वो शादी करवाना चाहता था वो हंगेरियन गर्ल से। तो मैं संगत जी कुछ डाउट में थी, तो मैंने कहा हंगेरियन गर्ल के साथ, अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। तो जब मेरे घर सत्संग था तो उस लड़की का नाम रनाटा है, वो मेरे को कहती कि कैन आई कम टू जो सत्संग, उसको सत्संग के बारे में कुछ पता नहीं था।
तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स यू कैन कम टू माय सत्संग। तो जब सत्संग मेरे घर हो रहा था तो वो आई, और वो संगत जी वो जैसे मेरा दरबार लगा था, वो एकदम सोफे के पास बैठ गई। तो उस वक्त मैं मतलब सत्संग था, पहला सत्संग था, मेरा घर भरा पड़ा था सत्संग संगत से, तो मैं बड़ी खुश थी। जब सत्संग चल रहा था तो रनाटा ना एकदम कोई शब्द चल रहा था, उसके अंदर वो ना पता नहीं कहाँ पहुंच गई, और उसके पास गुरुजी आके खड़े हो गए। जब गुरुजी के पास उसके पास खड़े हो गए तो वो गुरुजी उसको कहते हैं थैंक यू फॉर कमिंग, नॉट इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी, उसकी हंगेरियन में उसके साथ बातें की उन्होंने। तो वो डर गई क्योंकि उसने कभी ये देखा नहीं था। तो वो गुरुजी उसको कहते थैंक यू फॉर कमिंग, तो वो गुरुजी उसके पास है, उन्होंने उसको उसके ऊपर फूल भी बरसाए। तो वो उसने देखा। उन दिनों मेरी बहन की लड़की वो भी सत्संग में आई हुई थी, पहली बार किसी को गुरुजी के बारे में पता नहीं, एक मैं ही हूँ जो गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। तो गुरुजी महाराज ने उसको दर्शन दिए। उन्होंने मेरी बहन की लड़की नीचे बैठी थी, उसको बेबी नहीं हो रहा था, वो IVF करवा के आई थी अबाउट 3-4 दिन पहले। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसके ऊपर भी फ्लावर, ये सब मेरी बहू जो अब मेरी बहू उस वक्त नहीं थी, उसको ये सब कुछ गुरुजी ने दिखाया। जब वो उस गुरुजी जब एकदम वो ध्यान से उठी तो वो डर के मेरे पास किचन में आ गई। तो मेरे को कहती आई सॉ योर गुरुजी। मैंने कहा व्हाट यू मीन यू सॉ माय गुरुजी? कहती यस आई सॉ योर गुरुजी, ही वाज टॉकिंग टू मी इन हंगेरियन, और मेरे को तो हंगेरियन खुद भी नहीं आती। तो मैंने सोचा जय गुरुजी, क्योंकि जो मेरे दिल में शक था कि ये हंगेरियन गरन से लड़की से शादी कर रहा है, पता नहीं ये कैसे होगा। तो गुरु महाराज ने उसको दर्शन दिए, और मैंने उसको पूछा तो गुरु महाराज आए थे तो वो किस चोले में थे? तो वो कहती येलो चोले में थे, और वो मेरे पास खड़े थे, और उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे बोला थैंक यू फॉर कमिंग। सो संगत जी, जो मेरे दिल में शक था गुरु महाराज ने खुद आके मेरे घर को ब्लेस किया, और जिस दिन वो संगत आई थी सब संगत को ब्लेस किया। मेरे को दर्शन नहीं दिया, लेकिन मेरी होने वाली बहू को कहा कि शी इज ओके। तो संगत जी, ये मेरा भाव अच्छे थे, जहाँ मैं किस दुनिया में घूम रही थी कि ये लड़की पता नहीं ठीक होगी कि नहीं। तो उसको गुरु महाराज ने दर्शन दिए, जो कि वो कभी जानती भी नहीं है कि गुरु जी कौन है। और उसके बाद मेरी बहन की लड़की को, उसको भी बेबी बॉय हुआ। और उस सत्संग में एक और मिरेकल हुआ, तो मेरी बहन को किडनी ट्रांसप्लांट होके चुकी थी अबाउट 6-7 साल पहले। वो किडनी अब उसको ना खराब होने लग गई थी, उसको इन्फेक्शन हो गई बहुत भारी, और वो हेमसिम्स हॉस्पिटल में दाखिल थी उन्हीं दिनों में जब मेरे घर सत्संग था। तो मैंने वो एकदम मतलब उसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि देयर इज नो चांस, पर देयर इज ए मेडिसिन वी कैन ट्राई ऑन यू। अमेरिका से आई है जैसे ट्रायल 1, बट वी कांट से इज वर्क और नॉट, एक चांस लेना पड़ेगा। तो मेरी बहन ने सोचा तो मैंने जाना तो है ये, चलो मैं ट्रायल कर लेती हूँ ट्रायल पर। तो वो संगत जी वो 3 वीक्स की ट्रायल पर वो मेडिसिन पर थी। और जब मैं हॉस्पिटल उसको देखने गई, उसके सारे शरीर में नालियां लगी हुई थी, इतना बुरा हाल था उसका कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकी। और उस दिन मेरे घर सत्संग था, तो मैंने रोके सब संगत से बोला कि मेरी बहन के लिए प्रे करो तो वो ठीक हो जाए। तो संगत जी, जब मैं तीसरे दिन मंगलवार था, जब मैं मेरी बहन को देखने गई, तो डॉक्टर आके उसको कहता है कि मिसेस भूटानी यू आर गोइंग होम, नथिंग रॉन्ग विद यू, यू आर ऑल फाइन। सो संगत जी, मेरे को इतना शौक हो गई क्योंकि मैं वहां बैठी हुई थी। तो मैंने कहा गुरु महाराज आप सुनते हो, जरूर सुनते हो, सच्चे भाव को जरूर। तो मेरी बहन अब बिल्कुल परफेक्ट है, वो दवाई उसको बहुत काम करी, वो जैसे उसको नया जन्म दिया गुरुजी ने। ये मेरे पहले सत्संग का कराने का इतना भाव हुआ। तुम अब ये सारी संगत को किस को इस चीज का आंसर मिला, ये तो अब गुरु महाराज ही जानते हैं। तो गुरु, मैं तो यही कहूंगी कि अपना विश्वास गुरु महाराज पर इतना रखो कि तुम्हारे सब कामनाएं वो पूरी करते रहेंगे। ये नहीं कि वो मेरे को तभी मैसेंजर आंटी का नाम गुरु महाराज ने दिया, मैंने पता नहीं सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये भी नाम मिलेगा। ये भी एक सत्संग है जो गुरु महाराज ने मेरे को दिया। सो अब ये सत्संग में, अब एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ, मैंने अभी तक वो शेयर नहीं किया। मैं गुड़गांव में थी, लास्ट ईयर की बात है, मैं इंडिया आई हुई थी। तो मैं किसी से ना मैं अपनी ज्वेलरी लेती हूँ,
तो मैं उस आंटी के घर गई हुई थी। तो मैं जब उस आंटी के घर बैठी हुई थी तो उनकी बहन भी लंदन से आई हुई थी। तो वो आंटी बता रही थी कि ये आंटी ना गुरुजी के साथ बहुत जुड़ी हुई हैं। तो वो अचानक इसकी सिस्टर है, वो बहन थी उनकी, तो मेरे को उठ के कहती कि आंटी क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ? तो मैंने बोला मैंने कहा जब मैं आई हूँ तो वो गले लगी नहीं अभी। अच्छा, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम गले लग सकती हो, लगो। तो वो जब उठ के मेरे को गले लगने को आई ना, तो उसको इतना करंट बजा कि वो एकदम ना एकदम जैसे उसने मेरे को कडल किया, वो एकदम डर के बाहर दूर भाग गई। तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी बैठी हुई थी। तो वह मैंने कहा क्या हुआ? कहती आंटी जब मैंने आपको गले लगी ना तो मेरे को किसी चीज ने मेरे के शरीर में करंट डाला। तो ये गुरु महाराज का लॉकेट था जो मेरे गले में था। जैसे उसने मेरे को, पता नहीं उसके क्या दुख थे इस गुरु महाराज ने काटे, क्योंकि वो अचानक ही मेरे को कहती है कि मैं आपके गले लग सकती हूँ। और ये सब हम देख के हैरान है। मैं अभी भी विश्वास नहीं करती कि वो इतनी जोर से उसको करंट मारा गुरु महाराज ने, तो मेरे को नहीं मालूम उसका क्या दुख था। मैंने उसको पूछने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि आई वाज सरप्राइज। तो उसने तो मेरे को सिर्फ ये, तो उसको कुछ था जो गुरु महाराज ने उसका दूर के उसको बैठी को कहा कि आंटी के जाके गले लग। तो ये मेरा सत्संग मैंने अभी शेयर नहीं किया था, लास्ट टाइम मैं भूल गई थी। तो मेरी भाभी ने याद दिलाया कि दीदी आपने वो तो सत्संग सुनाया नहीं जो गुरु महाराज ने उनको कैसे करंट मारा था। तो भाव थे उनको गुरु महाराज किस किस के दुख दूर करते हैं, मेरे जरिए पता नहीं क्या बात है। आई एम ब्लेस्ड, आई थिंक वी आर ऑल ब्लेस्ड, ब्लेसिंग ही हमारे साथ चलती है। सो गुरु महाराज सब पर ऐसे ही कृपा करते रहे। आज मैं सत्संग आपको सुनाऊंगी भावना आंटी का। भावना आंटी गुड़गांव में रहती हैं। उन्होंने मेरे को उनसे परमिशन से मैंने कहा मैं सत्संग तुम्हारा शेयर करूंगी। ये संगत जी ये 7 जुलाई की बात है, अभी 7 जुलाई की, जब गुरुजी का बर्थडे था। गुरुजी का बर्थडे था तो भावना आंटी गरीब जो बच्चे हैं ना उनको, वो टीचर हैं गुड़गांव में और वो उनको पढ़ाती हैं। तो उन दिनों में मैं लॉकडाउन के अंदर, स्कूल भी बंद थे, बच्चे सब घर थे, उसको कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही थी, बट शी स्टिल हैप्पी। वो गुरु महाराज की बहुत सेवादार है, वो भी बड़े मंदिर में सेवा करती है। तो उन्होंने सोचा कि 7 जुलाई को ना हम गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे। उसने उसकी पता नहीं कोई आंटी है उनसे बात की, कहते ठीक है हम करेंगे। संगत जी उसने सोचा 7 जुलाई को मैं गुरुजी का बर्थडे करूंगी, पर उसके बाद हैंड टू माउथ था क्योंकि उसके पास कोई इनकम नहीं थी। उसका एक बेटा ही अभी काम कर रहा है और लैंडलॉर्ड ने उसको, जैसे कि गुड़गांव में सभी लोगों ने किराया हाफ कर दिया, उसने उसका किराया भी हाफ नहीं किया। तो उसका एक बेटा ही काम करता था, घर में काफी तंगी थी। उसने गुरुजी का बर्थडे मनाने को तो सोच लिया। उसने बोला कि चलो हम घर पे मना लेंगे, और घर में देख रही है तो कुछ भी सामान नहीं है। तो वो सोच रही है कि गुरु महाराज, ऐसे उसके दिमाग में बात चल रही है कि मेरे घर में तो तेल भी नहीं है, अब क्या किया जाए। सो संगत जी उसको उसी वक्त कहीं से टेलीफोन आता है मोबाइल पर, कहते आर यू भावना आंटी? वो कहती हाँ जी। तो वो कहते हैं कि आपके लिए कुछ सामान आया है। वो कहते मेरे लिए सामान आया? मैंने तो कोई सामान नहीं मंगाया, मेरे तो ऑलरेडी पैसों की कमी, ये सामान कहाँ से आ गया? वो कहती नहीं अंकल आपको मिस्टेक लगी, आप कोई और भावना आंटी होंगी, मैं नहीं हूँ। वो कहते नहीं आंटी आप ही का ही है। तो उसने इतना प्रिस्वेट किया तो वो कहती अच्छा ठीक है। वो कहते मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। तो संगत जी वो उसने ऊपर से बालकनी से देखा तो कोई नीचे खड़ा था। तो जब उसने कहा मैं नीचे आती हूँ, वो कहते नहीं तुम नीचे नहीं आओ, मैं ऊपर आता हूँ। तो वो 2 थैले उठा के, वो 3rd फ्लोर पर रहती है, 2 थैले उठा के लेके आया और उसने वो थैले किचन में रख दिए। तो वो देख रही है कि ये थैले कहाँ से आ रहे हैं। तो उसके बाद उसने बोला अभी और सामान है। फिर वो संगत जी फिर नीचे गई, 2 और थैले लेके वो ऊपर आया। उसने गुरु महाराज का दरबार लगाया हुआ था। तो वो उनको बोलते हैं कि आप सत्संग करते हो? वो कहती हाँ मैं सत्संग करती हूँ, ये गुरु जी का दरबार है। अच्छा, वो कह के चला गया नीचे। अब भावना आंटी कंफ्यूज हो गई कि ये 4 थैले ये कैसे आ गए। जब संगत जी उसने उसके थैलों पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जब उसने वो एक थैला खोला, दूसरा थैला, तीसरा थैला, चारों थैले में किचन का सारा सामान A to Z उसके अंदर, जो कि बेचारी एक 250
250 ग्राम वो दाल बना के यूज करती थी डेली बेसिक पर। किलो किलो की दालें, तुम जो भी किचन में सामान होता है, दही, क्या कहते हैं, मिर्चें, मसाले, कहती दीदी इतना सामान, मैं देख के हैरान, ये किसने मेरे को सामान ये भेजा है। पर वो कंफ्यूज, उस पर कोई लेवल नहीं। उसने देखा तो उसके ऊपर मैगी भी, मैगी से उसको याद आया, एक रात पहले उसके बेटे ने उसको बोला कि मम्मी मेरे को मैगी बना दो। तो वो कहती मैगी तो कहाँ से बनाऊँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं मैगी तेरे को कहाँ से बना दूँ। संगत जी, उस थैले के अंदर 5-6 पैकेट मैगी के भी पड़े हुए। सो अब ये सोचो कि वो सामान कहाँ से आया। उसने अंकल को पूछा कि ये सामान किसने भेजा। वो कहते ये मेरे को नहीं मालूम किसने भेजा, मेरे को टेलीफोन आया और मैंने ये, उन्होंने बोला इस एड्रेस पर तुमने ये सामान डिलीवर करना है। तो वो संगत जी उसने डिलीवर किया। आंटी के पास किलो किलो की दालें, वो गुरुजी के सामने बैठ के रोने लग गई। कहती गुरु महाराज आपने कैसे कैसे मेरी बातें सुनी। तो ये अभी 7 जुलाई की बात है। गुरु महाराज भाव अच्छे होते हैं तो कैसे कैसे सुनते हैं। हम कहते हैं कि गुरु महाराज अब चोले में नहीं है, तो ये अब वो नहीं, गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज हर वक्त हर टाइम हमारे साथ है, वो हमारे अंग संग है। पर हमको सिर्फ अच्छे भाव से, अच्छी नीयत से हमको उनको ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ढूंढते हो तो वो हैं। ये विश्वास अपना पक्का रखो। सो भावना आंटी के साथ जो हुआ ये बड़ा मिरेकल है। और ये वो भावना आंटी इतनी ब्लेस्ड हैं, गुरु महाराज की सेवा करती हैं, बड़े मंदिर में जाती हैं। जब भी मैं इंडिया जाती हूँ मैं उनके साथ ही सेवा करने जाती हूँ। शी इज सो ब्लेस्ड। वो एवरी मॉर्निंग अभी भी गुड़गांव में अमृत वेला करती हैं। आप उनका लाइव करती हैं, वो देख सकते हो। एक उनके साथ और बड़ा मिरेकल हुआ, क्योंकि उसके पास बैंक में कोई पैसा नहीं था, क्योंकि उसके पास स्कूल ही नहीं था, तो कहाँ से पैसा होना था। तो संगत जी वो देखती है, पेटीएम का उसका अकाउंट है, उसके अंदर 2000 रुपया आ जाता है। तो वो सोचती है तो मेरा स्कूल भी नहीं खुला, मेरे को फीसें भी नहीं आ रही, तो ये 2000 रुपया कहाँ से आया। तो उसने सोचा को हो सकता है किसी बैंक पेटीएम से ना मिस्टेक से मेरे अकाउंट में डल गया होगा पैसा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन देखो उस लड़की के भाव आंटी के कितने थे, वो हैंड टू माउथ थी, वो उन पैसों को यूज कर सकती थी। लेकिन उसने सोचा नहीं, ये पैसे मेरे नहीं है, अगर मैं इसको यूज कर लूंगी तो मेरे को वापस भी तो करने पड़ेंगे। उसने उनका पैसों को नहीं छेड़ा और वो 2000 पेटीएम में पड़ा रहा। लेकिन शी ट्राई टू, जिस बंदे ने डाला था वो उससे बात करने के लिए वो उसके टेलीफोन बार बार काटी जा रहा था। तो वो सोचने लग गई कि ये पैसे आ रहे हैं और ये बंदा पैसे मेरे अकाउंट, मेरे को ना काटी भी जा रहा है, क्या बात है। तो समहाउ उसने वो पैसों के बारे में सोचना बंद कर दिया। कहा भी ये किसी के पैसे हैं, मैंने वापस कर, ठीक है मैं तंगी में हूं पर मैं ये पैसों को नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि उसके भाव बहुत अच्छे थे। तो जब उसके अंकल से बात हुई तो उन अंकल ने उसको बोला कि मैं आपका फोन इसीलिए काटी जा रहा था क्योंकि जिस अंकल और आंटी जिसी का भी मेरे को फोन आ रहा था वो कह रहे थे तो मेरे पास पेटीएम नहीं है, आप इस अकाउंट्स के अंदर ये पैसे ट्रांसफर कर दो। तो वो कहती वो कौन थे, कहता मेरे को खुद को नहीं मालूम वो कौन थे, लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला ये पैसे ट्रांसफर कर दो, तो ये आंटी या आपके पैसे हैं, आप इसको यूज करो। वो कहती पर मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो पता नहीं वो 2000 रुपया उसको कहाँ से आया, उसको आज तक भी मालूम नहीं है। लेकिन उसके भाव इतने अच्छे थे, इतनी तंगी में भी आके उसने वो 2000 रुपया यूज करने की कोशिश नहीं की। तो संगत जी फिर वही बात आ जाती है, भाव पर ही बात आ जाती है। जब भाव तुम्हारे अच्छे होते हैं तो गुरु महाराज हमको जरूर साथ देते हैं। ये भावना आंटी का सत्संग मैंने शेयर करना था क्योंकि उसने बोला दीदी ये आप मेरा ना बर्थडे ये सत्संग जरूर शेयर करना, क्योंकि ये गुरु ने मिरेकल किया मेरे को 7 जुलाई को, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। सो गुरु जी हमारे हैं, गुरु जी हमारे साथ रहेंगे, रहते हैं, दिन रात हैं। और मैं अपना सत्संग एक और आपसे शेयर करती हूँ, जो कि मेरे को गुरु महाराज ने ये लॉकडाउन से पहले मेरे को उन्होंने जब लॉकडाउन शुरू होना था उससे पहले उन्होंने मेरे को इतने एक दिन इतनी लाशें दिखाई। तो मैंने कहा 2 दिन से गुरु महाराज तुम मेरे को इतनी लाशें दिखाई जा रहे हो, क्या बात है। तो उसके तीसरे दिन ही लॉकडाउन हो जाता है
और जो चाइना और इधर यहाँ से जो इतनी इतनी लाशें थी, गुरुजी ने मेरे को वो लाशें दिखाई। तो मैंने ये सत्संग अपना किसी और से भी शेयर किया था, आंटी से। तो मैंने कहा ये गुरुजी मेरे को इतनी लाशें क्यों इतनी जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो इसका कोई मतलब है। तो संगत जी वो सच्ची निकला कि लॉकडाउन कहते हैं इतने इतने मतलब इतनी दुनिया ने अपनी खोए हैं को वो कि बता नहीं सकते। तो फिर उन्होंने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि मैं अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई हूँ और मेरी दरवाजे के आगे ना बहुत बड़ा नाला जा रहा है, जो कि इंडिया में होता है घरों के बाहर, और उसके अंदर इतना सारा कूड़ा है ना, वो कूड़े से भरा हुआ है। तो मैं उसको मैं राइट हैंड साइड पर देखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर वो इतना तेज एक पानी आता है और वो सारे कूड़े को बहा कर ले जाता है। और मैं देख रही हूँ, मैंने कहा ये तो कूड़ा तो आगे जाके फंस जाएगा, लेकिन वो उन्होंने इतना तेज पानी आया कि वो सफाई कर दी, वो एकदम साफ हो गया वो नाला। इतने में मेरा ये भाई कजन ब्रदर रमेश वो उस नाले को क्रॉस करके आ रहा है और वो नाले में गिर गया, गिर के वो उठ के आ गया। मैं ये सब घड़ी देख रही हूँ, इतने में वो अब कहाँ चला गया मेरे को नहीं मालूम। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देखती हूँ कि कोई संगतें आ रही हैं, कहीं सत्संग से आ रही हैं, और उसमें से एक आंटी मेरे सामने खड़ी हो जाती है और उसके माथे पर बड़ा सारा लंबा टीका जो गुरुजी के होता है। तो वो मेरे पास आके कहती हैं कि ये घर, मैंने कहा हाँ ये घर गुरुजी का है। तो वो मेरे को स्माइल करके चली जाती है, जैसे मैंने कहा ना उनको ये घर गुरुजी का है, तो वो स्माइल करके चली जाती है। इतने में देखती हूँ सारी संगतें ना निकल गई और मैं कमरे से दूसरे कमरे में आती हूँ जहाँ मैं हमेशा सत्संग करती हूँ। वहां पर वहां पे चाय पड़ी है, बालूशाही पड़ी है, जलेबियां पड़ी हैं और मेरे घर सत्संग हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ ये सत्संग कहाँ से हो रहा है, मैं तो यहाँ ड्रीम देख रही थी। तो उस सत्संग में मेरा वही भाई जो पानी में गिरा हुआ था वो उठ के आके वो वहां मेरे को कहता आशी तू क्या खाएगी। मैंने कहा मेरे लिए तू जलेबी छोड़ दो, तुमको मालूम है गुरुजी जलेबियां खाते थे दूध के साथ। तो गुरुजी ने मेरे को लॉकडाउन के अंदर ये सब कुछ दिखाया कि ये दिन आने हैं और ये सारी संगत हमारी सेफ है, और ये सेफ से उन्होंने मेरे को खुशियां भी दिखाई, अपनी संगत को भी दिखाया और मेरे घर में सत्संग भी दिखाया। और मेरे भाई का क्या कष्ट काटा, उसको डायबिटिक बहुत है, वो भी ठीक हुआ होगा, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसका भी कोई मतलब होगा कि वो ठीक हुआ। सो संगत जी ऐसे ऐसे मिरेकल छोटे छोटे हैं। जब भी तो कहते गुरुजी कहते सत्संग सुना छोटा, और ये छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ बहुत हुए हैं और होते ही रहेंगे। ऐसे ही गुरु महाराज ने मेरे बेटे को बचाया, वो ट्राइथलॉन का स्पोर्ट्समैन है। ये लास्ट जुलाई की बात है जब गुरुजी का बर्थडे था, तो उस दिन उसका स्पोर्ट्स था, वो ट्राइथलॉन है। वो ट्राइथलॉन का स्पोर्ट्स है कि तुमको पहले स्विमिंग करनी पड़ती है, फिर तुमको साइकिलिंग एंड देन रनिंग इज लाइक ए आयरन मैन। तो उसका वो रेस थी, तो वो ट्रेनिंग कर रहा था। एक दिन सुबह उठ के ना उसने वो ट्रेनिंग को गया, तो वो जब निकल रहा था तो इतना बड़ा ट्रक आके उसके पास ना एकदम उसको ना इधर दीवार है और इधर ट्रक है। जब वो साइकिलिंग पे था वो ट्रक पता नहीं कितना बड़ा कहाँ से आया, वो कहता मम आई कैन टच द ट्रक, इतना मेरे नजदीक ट्रक था। लेकिन पता नहीं मेरे को क्या चीज थी, मैं साइकिल पर एकदम जाम होके बैठा रहा और मैं ना आगे ना मैं पीछे, इधर दीवार है और इधर ट्रक है, मैं हिला नहीं। तो मैं उस वक्त तो डर गई, मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा ये कैसे हुआ जो बच गया। तो रात को मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया तो मैं बहुत बड़ी सड़क पर खड़ी हूँ और मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं क्रॉस नहीं कर सक रही क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं। इतने में एक अंकल मेरे पीछे से आते हैं और वो क्रॉस करके चले जाते हैं और वो फिर वापस आ जाते हैं। तो ये लॉकेट है जो मेरे गले का, ये मेरे को उठा के हाथ में देते हैं। तो वो जब मुंह उठाते हैं तो वो गुरु महाराज थे। तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मेरे को गुरुजी बताने आए थे कि जब तेरे बेटे को कल था तो मैंने ही तेरे बेटे को बचाया है। सो मेरे को आके ड्रीम में ये भी बता के गए कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बहुत ब्लेस किया हुआ है। सो अब ये मेरे लिए तो ये मिरेकल है कि गुरु महाराज, फिर मैं सोच में पड़ती हूँ तो वो मेरा सारा क्लियर कर जाते हैं कि मैं ही था। जो मेरे घर के सामने से आंटी निकल के टीका था वो भी गुरुजी थे। वो मेरे को मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं क्या कहती हूँ, ये घर किसका है। मैंने कहा ये घर मेरा गुरुजी का है और गुरुजी यहाँ पर हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज इतने हमारे गुरु महाराज है ना,
इतनी इतनी हमारे ऊपर कृपा है। एवरी डे ये सत्संग, जैसे आज मेरे अंकल का था, मेरे को गुरु महाराज ने हर दिन मेरे लिए मैं सोच रही थी, अंकल ने बोला सत्संग कर, अरे कोई स्पेशल सत्संग भी हो। तो देखो ये भी हुआ। भावना आंटी का मैंने आपको सत्संग सुनाया सबको। इस मिरेकल भावना आंटी सो ब्लेस्ड हैं। आई विश उसकी सारी कमियां पूरी हों। तो संगत जी, मैं अब आपको क्या सत्संग सुनाऊं। मेरे तो इतने सत्संग हो गए हैं कि छोटे छोटे। ऐसे में गुड़गांव में भी जब जाती हूँ, मैं सेवा ग्रुप में सेवा करती हूँ, करने की हमेशा इच्छा होती है। इस वक्त मैं एक दफ़ा, ये 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं जब इंडिया गई हुई थी तो हमारी सेवा ग्रुप में मैंने बोला कि मैं भी 50 रोटियां ना, मैं भी रोटी बना के लाऊंगी। तो संगत जी, मेरे घर में गैस खत्म हो गया। जब मैं सुबह रोटी बनाने लगी लंगर, तो गैस खत्म हो गया। तो मैंने कहा अब क्या करूं। तो मैंने वीना आंटी को, और पूनम आंटी है वो, मैंने कहा तुम्हारे पास गैस है एक्स्ट्रा। वो कहते चल तू ना आटा लेके इधर आ जा। मैं कहा नहीं, मैं आटा लेके नहीं आऊंगी, मैं अपने घर में ही बनाऊंगी। तो मेरे को ध्यान में आया, मेरे को वो इलेक्ट्रिक का चूल्हा जो है मेरे पास, तो संगत जी वो मैंने चूल्हा निकाला, उसके ऊपर तवा तो फ्लैट आता है, तो मैंने उसके ऊपर ना स्टील की थाली रख के मैंने रोटियां बनाई। मेरी सारी उंगलियां जल गई, दोनों हाथों की मेरी उंगलियां जल गई, लेकिन मेरे को कोई दर्द नहीं। मैंने 50 रोटियां बनाई। रोटियों की शक्ल बड़ी गंदी आई, सब काली कालियां जल गई, लेकिन मैंने 50 रोटियां बना ही ली। मैं वो रोटियां लेके गई, मेरी 2 स्टील की थालियां वो जल गई, लेकिन मेरी सारी उंगलियां में इतनी बर्निंग हुई कि वो फूल गई उंगलियां। जब मैं रोटियां लेके गई, लंगर लेके गई संगत में, मैंने उनको दिखाई, अपनी बर्निंग फिंगर्स दिखाई, और इतनी फूली हुई थी कि आई थिंक जब तुम्हारे छोटा सा भी लगता है तो तुम लोग तड़पता इंसान। और मेरी 5 उंगलियां दोनों हाथों की जली पड़ी। मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को कोई जलन नहीं। दूसरे दिन वो सारी उंगलियों के जो छाले थे ना, सब डिसअपियर हो गए। सो ये गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि मैंने अपना भाव था, मैंने कहा मैंने लंगर बनाना ही है। इसीलिए लंदन में भी मेरे को रोटी मशीन कहा जाता है। मैंने कहा मैं बनाऊंगी तो अपने हाथों से और अपने घर पर ही बनाऊंगी। फिर वही विश्वास की बात आती है, जिधर मर्जी घूमो तुम्हारा विश्वास पक्का होता है। मेरी इतनी उंगलियां जल गई और वो सारी एकदम दूसरे दिन ठीक हो गई, कोई जलन नहीं। आज तक भी मैं कभी भी सेवा करती हूँ, मेरी उंगलियां जल जाए, मेरे को जलन नहीं होती। मेरे ऊपर क्या कृपा है गुरु महाराज की, ये वो ही जानते हैं। और मैं 70 साल की हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मेरे से करवाते हैं और मैं ऐसे ही करती रहूँ। तो ये उम्मीद पर इंसान जीता, और जीना भी चाहिए। उम्मीद बड़ी है तो सब कुछ है। यहाँ पर भी मेरे को लॉकडाउन के अंदर मैं गुरुजी से रोज कहती थी, मैंने कहा मैं इतनी सेवा करती हूँ, अब भी मेरे को कोई सेवा तो दिलवाओ। तो ऐसे में किसी दुकान पर पता नहीं समोसे लेने गई, तो वहां मेरे को एक अंकल को देखा, वो ना 70 समोसे खरीद रहा था। तो मैंने सोचा कि इतने लॉकडाउन में तो पार्टियां भी बंद है, तो ये समोसे कहाँ से लेके जा रहा है। तो मैंने गुरुजी कहते पूछ। तो मेरे को पूछ किया, तो मैंने उसको डर से पूछ लिया। वो कह भी सकता था कि आंटी मेरे तो तुम कौन पूछने वाली होती हो। लेकिन जैसे मैंने मुंह खोला, उसी वक्त बोला कि आंटी मैं हॉस्पिटल के ना रोटी प्रसाद की सेवा करता हूँ, ये समोसे मैं नर्सों के लिए हैं। तो मैंने सोचा आज रोटी नहीं बनेगी तो मैं ये समोसे भी ले जाता हूँ। उस वक्त तो मेरे पास जो भी था मेरे पास, मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा ले ये कंट्रीब्यूशन भी डाल लो। कहते आर यू श्योर आंटी। मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स आई एम श्योर। तो संगत जी मैं घर आ गई, तो मेरे दिल में उथल पुथल चल रही है, तो मैंने उससे क्यों नहीं कहा कि मैं भी सेवा करना है। उसने मेरे को अपना नंबर दिया था, तो मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा कि अंकल मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो वो कहता ऑफकोर्स आंटी आपको तो सेवा देनी पड़ेगी। तो उसने मेरे को कहता हम हमेशा चावल और वो देते हैं, चावल और हमसे रोटियां तो बनती नहीं, चावल और सब्जी। तो कहते आंटी आप रोटियां बना दोगे। मैंने कहा हाँ ऑफकोर्स। कहते 165 रोटीज, क्योंकि 80 नर्सिस को वो हम पैक लंच देते हैं। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं बना दूंगी 160, 200 भी चाहिए वो भी बना दूंगी। तो संगत जी वो मैंने कहता कौन सा दिन इज बेटर फॉर यू। मैंने कहा सारे दिन ही बेटर है। तो वो कहता मंडे एंड थर्सडे। मंडे देखो गुरुजी का, थर्सडे देखो वो मैं कैंसर रिसर्च के वॉलंटरी हूँ, मैं वो 2 दिन ही वहां सेवा जाती हूँ, मंडे एंड थर्सडे। तो मैंने सोचा जय गुरु जी।
तो संगत जी मैं उनको रोटी प्रसाद मंडे एंड थर्सडे 165 रोटियां मैं गुरुजी ने मेरी सुनी, तो मैं 165 रोटियां बना के वो मेरे घर से कलेक्ट करता था और कहता था नर्सें इतनी खुश हुई क्योंकि चावल खा खा के वो तंग आ गई थी। जब उनको रोटी मिलने लगी 2 दिन तो वो बहुत खुश हुई। उससे डबल तो मैं खुश हुई क्योंकि मैं गुरुजी से कह रही थी कि मेरे को सेवा चाहिए। सो संगत जी मैं सुबह 6 बजे रोटी प्रसाद बनाना शुरू करती थी और मैं वो 10:30 कलेक्ट करने आता था। मेरे को 5-6 घंटे लगते थे, वो मैं रोटी प्रसाद बनाती थी। तो जब तक लॉकडाउन रहा मेरी रोटी प्रसाद की सेवा जारी रही। अब लॉकडाउन खुल गया, उनकी कैंटीनें भी खुल गई, तो गुरु महाराज सुनते हैं। तो वही है कि मेरे को घर में बैठे बैठे भी मेरे को सेवा मिली। और सब मैं अपनी 6 घंटे रात को आटा गूंद लेती थी। आप देखो मेरे हाथ भी टेढ़े हैं, लेकिन मैं रोटी प्रसाद बनाती हूँ और बनाती रहूंगी। ये मेरी गुरु महाराज की 30 ईयर की जर्नी है, मैंने कभी शेयर नहीं की थी। सो संगत जी मैंने आपसे शेयर की। अपनी बीमारी का बड़ा इश्यू मत बनाओ, अपना थिंक पॉजिटिव करो। अगर किसी को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी।